देखो, मनुष्य का जीवन जो है ना, जीने के लिए हमें काफ़ी प्रॉब्लम को क्या करना होता है, फेस करना होता है। जिनमें से कुछ प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो कि आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो आपको क्या करना होगा, एक जगह से दूसरे जगह जाके लाना होगा वो। तो वहाँ आप पैदल भी जा सकते हो। यदि आप पैदल जाते हो एंड बारिश हो रही है, तो आपको क्या होगा, अम्ब्रेला मतलब छाता क्या लेके जाना होगा। तो यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि छाता किस तरह से पकड़े कि हम बारिश से भीगे ना। दूसरी बात ये कि अगर ग्राउंड मतलब जो ज़मीन है वो अगर वो क्या है, भींगा हो, तो आपको फिसलने का भी समस्या ज़्यादा रहती है। दूसरी बात ये कि अगर आप वहीं एक स्थान से दूसरे स्थान किसी गाड़ी से आप जाते हो, तो अगर मतलब उसमें भी कुछ समस्या है। जैसे मान लो कहीं कर्वेचर आ गया, कर्वेचर का मतलब मोड़, तो आपको सडनली गाड़ी के स्पीड को घटाना होता है। यदि वो कर्वेचर सर्कुलर टर्निंग हो, तो वहाँ ज़्यादातर एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। और जो गाड़ी है उसका जो पहिया होता है, व्हील, वो क्या करता है, घूमता भी है और आगे चलता भी है। देखो यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल दिए। जैसे मान लो कि आप अम्ब्रेला किस तरह से पकड़ोगे, आप भीगोगे नहीं। दूसरी बात, आप फिसल जाते हो, वहाँ एक क्वेश्चन लगा दो, क्यों सर्कुलर टर्निंग या टर्निंग से पहले या कर्वेचर से पहले हम स्पीड घटा देते, क्यों सर्कुलर टर्निंग पे एक्सीडेंट होता, क्यों। तो ये सब जो क्यों का जवाब है, उसका आंसर आपको अगर चाहिए, तो उसके लिए फिजिक्स में एक यूनिट बना है जिसका नाम मैकेनिक्स है। समझ में आ रहा है ना। तो अगर ये सब क्वेश्चन का आपको जवाब चाहिए तो उसी में मिलेगा, मैकेनिक्स के अंतर्गत। तो हम लोग जो शुरू करने वाले आज एक फिजिक्स का बहुत बड़ा यूनिट जिसका नाम है मैकेनिक्स। देखो मैकेनिक्स के बारे में मैं और कुछ बात करूँ तो जैसे देखो, जितने चलने से, डैट मीन्स मोशन के बारे में जितने हम लोग बात करें, मोशन के बारे में, वो सारे चीज़ का आंसर यही मिलेगा। जैसे मान लो कि कोई चीज़ मतलब चल रहा है तो उसको कैसे रोकें, कोई चीज़ रुका है तो उसको कैसे चलाएं। समझ, पंखे कितने स्पीड से घूम रहा है, स्विच ऑन कर दोगे तो कितने समय में वो रुक जाएगा। ये सारे क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ, मैकेनिक्स में मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि मैकेनिक्स एक ऐसा यूनिट है फिजिक्स का जिसको आप अच्छे से एक्टिविटी से भी समझ सकते हो, आप प्रैक्टिकली भी इसको समझ सकते हो, इसको आप महसूस कर सकते हो, आप इसको मतलब देख सकते हो सिंपली तरीक़ा से। समझ आ रहा है। तो इसीलिए ये मैकेनिक्स एक ऐसे यूनिट है जिसको हम लोग प्रैक्टिकली भी फीलिंग कर सकते हैं और मतलब हर चीज़ कर सकते, प्रैक्टिकली इस पर हर बात कर सकते हैं। एक्टिविटी से आप समझ सकते हो, और जितने एक्टिविटी करोगे ये उतने आसान हो जाते हैं, नहीं करोगे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। तो पहली बात ये कि जैसे कि मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स एक यूनिट है, इसमें कई चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। पहले समझते हैं कि मैकेनिक्स मतलब उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं और कौन कौन से सारे चैप्टर आएंगे। देखो बेसिकली मैकेनिक्स में मैं कुछ और एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे मान लो एक ये बॉल है ना, अगर मैं इस बॉल को ऐसे छोड़ दूँ तो नीचे गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर भी फेंकूँ तो वो नीचे गिरेगा। मैं ऐसे अगर छोड़ दूँ तो नीचे गिर रहा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक चीज़ मतलब, जब मैं ऐसे यहाँ इसको छोड़ दूँ तो नीचे गिर रहा, तो यहाँ से जो ये यहाँ गिरा, अभी इसका साइज ये है। अगर मैं इसको साइज को रिप्लेस कर दूँ और एक पॉइंट ले लूँ और बोलूँ कि चलो यही पॉइंट यहाँ से यहाँ गिरा, तो इसके जो अभी यहाँ से यहाँ गिरने में ये मोशन में जो किया, जैसे डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, एक्शन जो भी हुआ होगा, सारे चीज़ उस पॉइंट मतलब इस जो मतलब क्या किया हमने, इस बॉल को रिप्लेस करके जिस पॉइंट को मान, वो पॉइंट सारे इस बॉल के मोशन को डिस्क्राइब कर देगा। दूसरी बात ये समझो कि मान लो ये मार्कर है,
इस मार्कर को हम क्या कर रहे हैं, इसे चला भी रहे, इसे घुमा भी रहे, मतलब घुमा भी रहे और आगे बढ़ा भी रहे, समझना इस मोशन को। इस स्थिति में क्या होता है, जैसे ऐसे ना, इस मोशन में आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल ऐसे समझो, जो आपका बाइक का जो पहिया होता है वो घूमता भी है और वो चलता भी है। आप जो डोर खोलते हो वो क्या होता है, घूमता भी है और बेसिकली वो सिर्फ घूमता है। तो इस टाइप के मोशन को आप क्या कर सकते हो, पॉइंट में रिप्लेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर जैसे ये मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ ना और चल भी रहा है, तो अगर मैं इसको यहाँ पॉइंट मान लेते तो ये पॉइंट मानोगे तो ये तो सिर्फ चलते हुए दिखेगा, ये घूमता हुआ दिखेगा ही नहीं। समझ आ रहा है ना। तो इस टाइप्स के मोशन को हम लोग क्या करेंगे, उसको रियल शेप में ही रखते हैं उस बॉडी को, जैसे कि चलना और घूमना दोनों हो। तो वैसे मोशन को हम लोग क्या करेंगे, उस मोशन के स्टेट में जो बॉडी होगा उसको हम लोग रियल शेप पर ही बात करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग मैकेनिक्स को दो भाग किया गया। जैसे देखो उसमें से जो एक पार्ट है, इसी के अकॉर्डिंग क्या किया, मैकेनिक्स को दो पार्ट कर दिया गया। उसमें से पहला पार्ट है पॉइंट मैकेनिक्स, पहला पार्ट क्या है, पॉइंट मैकेनिक्स, और दूसरा पार्ट है रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। दूसरा पार्ट क्या है, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। देखो पॉइंट मैकेनिक्स में क्या होता है कि कोई अगर बॉडी हो तो आप क्या करो, जैसे मान लो कि इतने बड़े बॉडी है ना, या ये बॉडी है, तो हम लोग इन सब को रिप्लेस कर सकते, इन बॉडी को भी रिप्लेस कर सकते एक पॉइंट से, इन बॉडी को भी रिप्लेस कर सकते एक पॉइंट से। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मान लो एक ये बॉडी है रिजिड बॉडी, मान लो कि एक ये बॉडी है, ऐसे रॉड ले लिए ना, तो इस रॉड को ऐसे नहीं कि ये रॉड को हटा के ये रिप्लेस ये कर दे, ऐसा नहीं होगा। हम लोग यहाँ इसके रियल शेप पे ही बात करेंगे। पर यहाँ क्या करेंगे, हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे पॉइंट से, तब भी उसके मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ अगर आप पॉइंट से अगर उसको रिप्लेस कर दोगे तो फिर उसकी रोटेशनल मोशन या फिर घूमने वाला जो मोशन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ हम लोग रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में क्या करेंगे, बॉडी के रियल शेप को देखेंगे। मतलब वो अगर घूम रहा है, जैसे घूम रहा है, चल रहा है, उसके सारे मतलब शेप के साथ ही हमको बनाना होता है। यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट मैकेनिक्स, आप कोई भी बॉडी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको क्या करो, एक पॉइंट मैकेनिक मतलब एक पॉइंट मान लो, और वही पॉइंट क्या करेंगे, उस बॉडी के मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर देता है। तो इसके अंतर्गत जो कुछ चैप्टर है उसको हम लोग पहले देखते हैं। इसके अंतर्गत समझ आ रहा है ना। तो इसके अंतर्गत आप क्या करो, ये दोनों डायग्राम आप बना लो अच्छे से। ये हमने क्या किया, इस बॉडी की बॉडी को पॉइंट कंसीडर कर लेना। आप यहाँ लिख सकते हो, इन दिस केस बॉडी कंसीडर टू बी पॉइंट मास। इन दिस केस लिख लो, इन दिस केस बॉडी considered to be point mass, मतलब उसको पॉइंट मास मान लेंगे, इसको पॉइंट मास ही बोला। और ये दोनों क्या है, यहाँ पॉइंट मास है। और ये क्या था, रियल बॉडी। समझ आ रही है, ये रियल बॉडी था, हमने इसको क्या किया, पॉइंट मास मान लिया। अब यहाँ तो हम लोग रियल शेप लेते हैं, यहाँ लिख लो रियल शेप लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रियल शेप एंड साइज को कंसीडर करेंगे। समझ में आ रही यहाँ पर, यहाँ क्या करोगे आप, मतलब पॉइंट मैकेनिक्स में आप मतलब कोई बॉडी उसको पॉइंट कंसीडर करो। आप इस चीज़ को जल्दी क्या करो, प्रिंट करो। देखो इसके अंतर्गत जो चैप्टर आते हैं किसको, पॉइंट मैकेनिक्स के अंतर्गत, वो हम लोग देखते हैं क्या क्या है। मतलब पॉइंट मैकेनिक्स के अंदर जो चैप्टर आएंगे उनमें से पहला जो होगा वो काइनेमेटिक्स है। समझ आ रहा है ना। दूसरा डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स, दूसरा डायनामिक्स। बेसिकली ऐसे समझो कि यहाँ हम लोग
सिर्फ इफेक्ट ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करते। क्या करते हैं? स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ मोशन। समझ रहे? यहाँ हम लोग सिर्फ काइनेमेटिक्स में क्या कर रहे हैं? स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ मोशन। पर यहाँ क्या करोगे आप? यहाँ मैं इधर लिखता हूँ स्टडी ऑफ मोशन कॉज विथ इफेक्ट। कॉज प्लस इफेक्ट। मतलब यहाँ हम लोग जो मोशन का स्टडी करेंगे वहाँ कॉज भी जानेंगे और इफेक्ट भी जानेंगे। जैसे समझो एक बात, जैसे मान लो कि ये बॉल जब जो हाथ में है ना, तो अभी ये रेस्ट में है, तो जब मैं इसको छोड़ दूँ तो ये नीचे गिरेगा। तो नीचे गिरेगा तो ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, वेलोसिटी मतलब इसके पास होंगे, डिस्टेंस होंगे, स्पीड होंगे, एक्सेलरेशन होंगे। यहाँ हम इन सब को बात करें, इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, यहाँ इस काइनेमेटिक्स में। पर अगर यहाँ की बात करेंगे, अगर आपसे पूछिए है बॉल अगर रेस्ट में, इसको मैं छोड़ा तो नीचे क्यों गिरा, इसका कॉज क्या है, इसका कॉज क्या है, वो हम लोग डायनामिक्स में सीखते हैं। इसके पीछे क्या कॉज है? इसके पीछे अगर मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ नीचे, इसके पीछे कॉज क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बात आप लोग अंदर 10th से ही जानते हो। तो बेसिकली ऐसे ये सब हम लोग यहाँ सीखेंगे। यहाँ सिर्फ ये अगर मैं छोड़ दिया यहाँ इसको तो ये नीचे गिरा, तो मतलब हम लोग सिंपल यहाँ काइनेमेटिक्स इसके मतलब कितने डिस्प्लेसमेंट किए, कितने वेलोसिटी किए, कितने एक्सेलरेशन है, यही सब के बारे में हम लोग यहाँ सीखेंगे। और इसके कॉज और प्लस ये भी, मतलब यहाँ कॉज प्लस इफेक्ट दोनों, मतलब हम तो जानेंगे ही वो नीचे क्यों गिरा। उसके साथ साथ हम लोग उसके वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, स्पीड भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस सारी चीज़ निकाल सकते हैं। पर इसके अंतर्गत जो कुछ चैप्टर है उसको हम लोग पहले काउंट कर लेते हैं। इसके अंतर पहला चैप्टर NLM न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। दूसरा है वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। तीसरा होगा सर्कुलर मोशन। चौथा होगा आपका कॉलिजन। पहले हम लोग सेंटर्स ऑफ मास पढ़ेंगे, COM मतलब सेंटर्स ऑफ मास एंड कॉलिजन। यहीं तक आपका ये मतलब सेक्शन है डायनामिक्स का। अब इसमें रिजिड बॉडी में भी दो पार्ट है, ऐसे एक काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी और डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। बात सब यही है, यहाँ जो है वही बात यहाँ भी है। पर यहाँ एक अंतर क्या हो जाएगा, हम लोग बॉडी के रियल शेप पर ही सिर्फ बात करेंगे। ऐसे नहीं कि ये बॉडी है, मार्कर है तो मार्कर को हम पॉइंट मान लिए। पर ऐसे वाले पॉइंट मैकेनिक्स इसके अंतर ये सब जो चैप्टर है, यहाँ आप पॉइंट मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर यहाँ आप क्या करोगे, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स पॉइंट मानोगे तो वहाँ आंसर पे इफेक्ट पड़ जाता है, उसका रोटेशनल मोशन ही ख़त्म हो जाता है। इसीलिए आप जैसे कि पॉइंट मैकेनिक्स के अंदर जो भी चैप्टर मैं अभी लिखा हूँ, इसके अंतर्गत क्या करोगे, आप किसी बॉडी को पॉइंट मान लो, आपके आंसर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पर यहाँ पड़ता है, इस बात को अच्छे से लिखो आप। हम लोग आगे शुरू कर रहे हैं नए चैप्टर। देखो मैकेनिक्स की एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो भी समझ लो, और ये अगर समझ गए तो मान लो कि आपका ललक थोड़ा बढ़ जाता। अगर आप चाहते हो कि आपका JEE नीट या इसमें रिजल्ट हो तो समझ आ रहा नहीं, ये वो है कि मैकेनिक्स तो मतलब पूरी मैकेनिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर फिजिक्स का लगभग 30% है ही। साथ में आप फिजिक्स में जो भी दूसरा चैप्टर पढ़ोगे, जो भी सीखोगे, हर किसी चैप्टर में 30% है, हर किसी चैप्टर में, मतलब ये घुसा है 30%। एक बात समझो फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, मैकेनिक्स जैसे मान लो कि आपका ऑलरेडी फिजिक्स का 30% है, इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं, ज़्यादा ही है पूरी मैकेनिक्स में बात करूँ तो।
ये तो इसकी खुद की मतलब है, इससे इतने क्वेश्चन आएंगे सिर्फ मैकेनिक्स, प्योर मैकेनिक्स पे, जो मैकेनिक्स की मतलब आप पार्टिकल का मोशन का स्टडी कर जो भी करते अभी जो हम लोग डिस्कस किए। लेकिन अगर इसकी इन्वॉल्वमेंट अगर डिफरेंट जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स में थोड़ा कम आता है, SHM वेव एंड साउंड, उसके बाद आ जाएगा मतलब हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, कुछ में कम है, कुछ में ज़्यादा है। तो इन सब चैप्टर में अगर आप देखो तब भी उस चैप्टर में भी अगर एवरेज हम देखें इसकी इन्वॉल्वमेंट तो 30% कम से कम हो ही जाता है। तो इस कारण भी मैकेनिक्स एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ढंग से सीख जाओ हर चैप्टर। मतलब आप मैकेनिक्स अगर आपका बेहतर है तो समझो कि अगर आप हर क्लास अटेंड कर रहे हो तो मान लो फिजिक्स आपका अच्छा होगा ही, इस बात की गारंटी है, इतना इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स। पर हर क्लास अगर आप अच्छे से किए हो तो आफ्टर मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स अच्छा है तो आफ्टर मतलब मैकेनिक्स अगर आपका अच्छा है तो उसके बाद अगर हर क्लास ढंग से कर लेते हो तो फिजिक्स अच्छा होगा, इस बात की गारंटी है। इसीलिए मैकेनिक्स को थोड़ा सा, और मतलब एक तो आप मतलब क्वेश्चन आएंगे आपके जेई और नीट में, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, या फिर इस स्टैंडर्ड के जितने एग्जाम होते हैं सब में आते हैं। दूसरी बात ये कि अगर ये अच्छा होगा तभी आपका हर फिजिक्स का हर कोई चैप्टर अच्छा होगा, नहीं अगर ये अच्छा है तो हर कोई चैप्टर आपका अच्छा नहीं हो सकता है। मतलब न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से अगर आप सिर्फ बोर्ड दोगे तो उसमें उतना असर नहीं करता है, लेकिन न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से देखोगे तो बोर्ड में भी कुछ इफेक्टेड है, समझ आ रहा है। तो चलो हम लोग ठीक है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। हम लोग चालू करते हैं काइनेमेटिक्स। देखो काइनेमेटिक्स, KINEMATICS काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में जो हम लोग सर्वप्रथम डिफाइन करेंगे वो करेंगे रेस्ट एंड मोशन रेस्ट एंड मोशन। हम लोग किस चीज़ को डिफाइन करें काइनेमेटिक्स में? सर्वप्रथम रेस्ट एंड मोशन को। देखो आप वेक्टर में काफ़ी चीज़ बनाना सीखो, जैसे पोजीशन वेक्टर ना, तो वो सब हम लोग यहाँ बेसिकली फिजिक्स में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि आप जो पहले सीख चुके हो, इसीलिए तो मैकेनिक्स पहले पढ़ाया जाता है। इससे पहले आप वेक्टर पढ़ते हो, जनरल फिजिक्स में कुछ बेसिक मैथ पढ़ते हो, यूनिट डायमेंशन ये सब पढ़ते हो। तो फिजिक्स का एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अगर मतलब जो चीज़ पढ़ चुके हो उसको अगर आप ढंग से अगर नहीं याद रखते हो तो फिर फिजिक्स आपको आगे वीक होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा। इसीलिए जो चीज़ आप सीखे उसको फिजिक्स में कम से कम याद रखो। उससे दो बेनिफिट है, एक तो आपका न्यूमेरिकल अच्छा बनेगा और आपके आगे भी जो सारे चैप्टर है वो भी आपको बेहतर होता जाएगा। तो इसमें जो हम लोग फर्स्ट देखते रेस्ट एंड मोशन को, आप लोग सीखे हो पोजीशन वेक्टर बनाना। तो मान लो कि पोजीशन वेक्टर कैसे बनाता है, मान लो कि ये कोई पॉइंट है जिसपे मतलब P पॉइंट है जिसपे कोई मान लो A नाम का कोई ऑब्जेक्ट है, जिसको हमने पॉइंट मान लिया। मान लो P पॉइंट पे A नाम का कोई ऑब्जेक्ट, A क्या है? ऑब्जेक्ट है, और P क्या है? पॉइंट है ये। तो ये मान लो ऐसे क्या क्वाड्रेंट है, मतलब क्वाड्रेंट मतलब समझ में आता है ना, XYZ। इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो ये है। अभी इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? ये है। आप लोग को पता है पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं? पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं बताओ? पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, वेक्टर का एरो जो है जहाँ पार्टिकल हो वहाँ देते हैं, और मतलब हेड को वहाँ देते हैं और टेल को ओरिजिन पे देते हैं। ऐसे ये नियम है क्या, पोजीशन वेक्टर बनाना। मान लो कि t=0 पर हमने इसके मोशन को स्टडी करना चालू किया, किस पार्टिकल को? जो पार्टिकल A पॉइंट पे है। तो पता चला कि t=0 पर हम जब इसका स्टडी करना चालू किए तो t=10 सेकेंड पर भी यही था, t=100 सेकेंड पर भी यही था, t=50 आवर्स पर भी यही था। इसका मतलब क्या हो, समझो बात। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल समय के साथ क्या नहीं किया है, अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया है। समझ आ रहा है ना? पार्टिकल क्या किया है, समय के साथ, टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया है। तो अगर ऐसा हो कि कोई पार्टिकल टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज ना करे तो उस पार्टिकल को हम लोग रेस्ट में मानते हैं। समझ आ रहा है ना? फिर से समझो, अगर मान लो कोई पार्टिकल है कि मैं अगर यहाँ
टाइम के साथ खड़ा हूँ, अभी टाइम बीत रहा है, मैं यहाँ खड़ा ही हूँ, तो हम क्या है, रेस्ट में है। समझ आ रहा है ना। तो वही समझो कोई पार्टिकल अगर मान लो टाइम के साथ अपने जगह को चेंज ना करे, प्लेस को चेंज ना करे, अपने पोजीशन को चेंज ना करे, तो वो क्या कहलाएगा, रेस्ट में कहलाएगा। समझ आ रहा है, वो पार्टिकल रेस्ट में कहलाएगा, जो पार्टिकल अपने जगह को, अपने पोजीशन को चेंज ना करे टाइम के साथ। चलो हम लोग इसी में मोशन, हाँ आपको इसका डिफिनेशन आपको मैं दे दूंगा स्क्रीन पे, जैसे हम लोग अभी तक सीखते हैं उसी तरह से सबका मिलेगा आपको। अब देखो दूसरा एग्जांपल देते हैं, वही पार्टिकल वही है। मान लो कि सो गया था वहाँ, मतलब ए पॉइंट पी, मतलब पी पॉइंट पे आके वो सो गया, और मान लो कि इतने 50 घंटा तक जगा ही नहीं। अब इसके बाद देखो क्या कहानी बनता है इसका। जो पार्टिकल ए पे है, ए पे कौन है, पी पे ए है। अब टी इजकल टू 50 घंटा तक हम बात कर चुके। अब मान लो टी इजकल टू 51 आवर्स मान लिया, वो कुछ भी मान सकता, आपकी मर्जी है। अब पता चला ये यहाँ पहुँच गए, ये बेचारा कहाँ यहाँ पहुँच गया। कौन, ये जो पार्टिकल पी पे, जो पार्टिकल मतलब ए पार्टिकल पी पे टी इजकल टू 50, मतलब जीरो जब हमने स्टडी किया था 50 घंटा तक देखो तो वो वही था। पर जब हमने कुछ देर बाद 1 घंटा बाद गया, जब देख लगा कि मतलब 51 आवर्स में वो कहाँ पहुँच गया था, ये क्यू पॉइंट पे पहुँच गया था सरवा। वो कहाँ पहुँच गया था, क्यू पॉइंट पे पहुँच गया था साले। इसका मतलब पता चला कि इसने क्या कर लिया, अपना जगह ही को चेंज कर लिया, मतलब पोजीशन चेंज कर लिया। अब ये पोजीशन पे कैसे गया होगा हमें क्या पता, कुछ पता नहीं। मान लो कि यहाँ ऐसे करके यहाँ पहुँच गया, तो अब यहाँ जब पहुँचा क्यू पे, ए ही अभी भी है, तो इसका पोजीशन वेक्टर आप क्या करोगे, ऐसे बनाओगे। समझ आ रहा है। ये यहाँ इनिशियल पोजीशन वेक्टर था, ये भी अभी इनिशियल है, और ये क्या है, फाइनल है। कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन करो। तो अब क्या है, अब यहाँ पहुँच गए। इसका मतलब क्या, जब मैं अभी यहाँ हूँ खड़ा, तो बेसिकली टाइम के साथ मैं रुका हुआ हूँ, तो मैं रेस्ट में हूँ। मैं चलना चालू कर दूँ, देखो अब मैं मोशन में आ गया। तो वही बात है, अगर मान लो पार्टिकल ए पी से अपना पोजीशन को क्यू चेंज कर लिया, इसका मतलब वो मतलब कैसे चेंज किया, मोशन में आया तभी तो चेंज किया ना, मोशन में आएगा तभी चेंज करेगा। तो बेसिकली अगर क्या करे कोई पार्टिकल टाइम के साथ अपने पोजीशन को, अपने जगह को चेंज करे, तो वो पार्टिकल मतलब कहाँ, मतलब कैसे होते हैं, वो पार्टिकल मोशन में होते हैं। तो वही पार्टिकल मतलब क्या होगा, मोशन में होगा। मान लो कि ये ए पार्टिकल टी इजकल टू 50 घंटा तक मान लो रेस्ट में था, और वही क्या किया, 51वां घंटा देखे तो मतलब टी मतलब 1 घंटा, मतलब जो भी है उसके 50 आवर्स के बाद वो कहाँ, मोशन में आ गए। तो बेसिकली ऐसे समझो कि फिर से सिंपली कोई पार्टिकल अगर टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है ना, तो उस पार्टिकल को हम लोग रेस्ट में मानते हैं। यदि वही पार्टिकल या कोई दूसरा पार्टिकल, वही पार्टिकल टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करना चालू कर देगा, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे कि वो पार्टिकल अब मोशन में है। यदि इफ, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, यदि कोई पार्टिकल अपने पोजीशन चेंज करते हैं, मोशन में होते हैं, तो इट इज अचीव्ड 5 पैरामीटर। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, यदि कोई पार्टिकल इफ अ पार्टिकल इज इन मोशन, समझा, अगर कोई पार्टिकल का मोशन में हो, तो देन इट इज अचीव्ड 5 पैरामीटर है, 5 पैरामीटर ऑफ मोशन। वो क्या है मैं लिखता हूँ ऊपर, आप ये तो लिख लिए हो ना, जो नहीं लिखे वो उस चीज़ को लिख लो, क्योंकि मैं मिटा रहा हूँ।
वो क्या है 5 पैरामीटर वो हम लोग देखते हैं। वो क्या करता है, मोशन के 5 पैरामीटर को अचीव्ड कर लेता है। कौन? जब वो मोशन में हो तो उसमें से पहला जो है वो डिस्टेंस है, उसमें से फर्स्ट क्या होगा, डिस्टेंस। दूसरा क्या है, बोलो बोलो, स्पीड है। तीसरा क्या है, बोलो बोलो, वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हम लोग लेंगे 3। चौथा बोलो वेलोसिटी। पांचवा बोलो एक्सेलरेशन। देखो काइनेमैटिक्स के अंतर्गत हम यही 5 पैरामीटर पढ़ेंगे और इसी से कोरिलेट होने वाले मोशन को हम लोग सीखेंगे। जैसे हम ही बोले थे, इसमें सिर्फ हम इफेक्ट पढ़ते, यही इफेक्ट, मोशन का इफेक्ट ये है। ये सब क्या है, ये सब जो हम देखे ये है इफेक्ट ऑफ, ये सब क्या है, इफेक्ट ऑफ मोशन। और कोई चीज़ मोशन में हो तो उसका इफेक्ट ये सब होता है। आप ढंग से मतलब लिख लो, और इन जो हमने रेस्ट एंड मोशन अभी सीखे इसका डिफिनेशन अभी मैं स्क्रीन पे आपको दे देता और उसको भी लिख लेना आप।